टाटा पंच ईवी का एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस गाड़ी को मैं 2500 किलोमीटर चला चुका हूँ और आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आता है कि मैंने टाटा पंच ईवी क्यों ली, राइट? कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्या ये अपनी प्राइस जस्टिफाई करती है, क्या रीज़न था कि मैंने टाटा पंच ईवी को चूज़ किया। अगर मैं ईवी के बारे में बात करूं तो ये पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में अभी फ़िलहाल ऐसी कोई और गाड़ी नहीं है जो इतनी फीचर रिच्ड है। सिटी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ईवी कार्स है। इट हैज़ पावर, 200-250 का रेंज देती है, प्लस फीचर्स इसमें वो मुझे मिल जाते हैं जो नेक्सॉन या फिर 20 लाख के ऊपर वाली गाड़ी के रेंज में मिल जाएंगे। तो फीचर्स के बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम मेजरली बात करेंगे ओनरशिप रिव्यू के बारे में कि मेरा इस गाड़ी को ओन करने का एक्सपीरियंस कैसा है। सो अगर हम इस गाड़ी के प्रोज के बारे में बात करेंगे तो पहला तो इसकी प्राइसिंग, राइट, जो 15 लाख के रेंज में आती है गाड़ी टॉप एंड, और अडास छोड़ के जो नेक्सॉन या कर्व में जो भी फीचर है वो सारा सब कुछ मुझे इस गाड़ी में मिल जाता है। दूसरा, अगर सिटी ड्राइविंग की बात करूँ तो छोटी गाड़ी है, बहुत निम्बल है, आराम से ट्रैफिक में मनूवर करने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। सिटी के लिए ये एक आइडियल चॉइस बन जाती है। और इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इससे पहले मेरे पास एक पेट्रोल पंच थी, मैं अगर पंच से पंच भी कंपेयर करूं तभी भी इसके सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये है, ये जो वेरिएंट है ये एम्पावर्ड LR+S टॉप एंड वेरिएंट है जो सनरूफ के साथ आता है, लॉन्ग बैटरी रेंज के साथ। इसकी जो बैटरी है वो 35 किलोवाट की बैटरी है और इसमें मुझे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, ऑटो एसी मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स, रेंज सेंसिंग वाइपर, रूफ रेल, अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। सो जो भी चीज़ है वो सारा का सारा सब कुछ इस ऑप्शन में अवेलेबल। कंफर्ट वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। सो इस गाड़ी में मुझे एक 10.5 इंचेस का बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। जो मेरा ड्राइवर्स डिस्प्ले है ये भी डिजिटल है। मुझे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग, मुझे एक टाइप ए मिल जाता है, मुझे टाइप सी मिल जाता है और एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मुझे ये जूल नॉब मिल जाता है जिसको टाटा जूल नॉब बोलते हैं, विच इज़ अ गियर सिलेक्टर। यहाँ पे मुझे गाड़ी के मोड सिलेक्टर मिल जाते हैं। आई हैव इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स एंड ऑटो होल्ड फीचर, प्लस 2 कप होल्ड रखने की जगह है, आर्म रेस्ट है विच इज़ ऑल्सो विद सम स्टोरेज स्पेस। इसके अलावा मुझे इस गाड़ी में फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। और ये जो बटन आप देख रहे हो ये है वेंटिलेटेड सीट की बटन, जो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ टाटा गाड़ियों में आता है जहां से आप अपने पैसेंजर एयरबैग्स को बंद कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो यूजिंग योर की। दूसरी गाड़ी की एक जो अच्छी बात लगती है, इसके जितने भी दरवाजे हैं ये सब 90 डिग्री एंगल जो खुलते हैं, जो गाड़ी में चढ़ने में उतरने में काफ़ी हेल्प होता है। प्लस एज ऑलवेज इट्स टाटा, तो जो सेफ्टी है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है। ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर अनदर थिंग विथ यू कि मैंने ये टाटा पंच ईवी क्यों ली। जो मेरे पास इससे पहले गाड़ी थी वो एक टाटा पंच पेट्रोल ऑटोमेटिक थी, और जब मैंने उसमें E20 डालना शुरू किया मेरे गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया, रेंज गिर गई मेरी गाड़ी की, एंड धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब गाड़ी इज़ ऑन अ स्लो पॉइजन राइट नाउ। तो मैंने ये सोचा कि रादर देन स्टिकिंग टू द पेट्रोल, इट्स बेटर फॉर अस टू शिफ्ट टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मुझे फ़िलहाल रेंज अच्छा दे रही है, पावर अच्छा देती है। अभी बैटरी चार्ज करने में भी ये मुझे पेट्रोल डालने से बहुत ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है। सो अगर मैं इसको मेरी रेंज एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूं तो ये जनरली 7.5 किलोवाट चार्जर से चार्ज होने में करीब 5 घंटे 5.5 घंटे तक लेती है। और जो चार्ज के लिए मुझे मैं पे करता हूँ वो है अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़ पर चार्ज, और उसमें ये गाड़ी
200 किलोमीटर तक चलती है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि इसने फुल चार्ज में 170 का रेंज दिया है मुझे। जब मैं इसको मुंबई टू लोनावला ले गया था और वापस आया था ड्राइव करके, इसने मुझे करीब 240 का रेंज भी दिया है। तो जो एवरेज रेंज मुझे मिलता है वो करीब 200 के करीब। तो मैं अगर ईवी के बारे में या फिर टाटा पंच के बारे में नहीं, एक जनरल ईवी के बारे में बात करूं, ये जो ईवी गाड़ियां हैं ये एक्चुअली काफ़ी लो मेंटेनेंस है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए एक ईवी चूज़ करने के लिए, क्योंकि जब ये सर्विसिंग के लिए जाती है तो ना इसमें ऑयल चेंज करना होता है, ना मेजर आता है। इसका मेजर सर्विस कॉस्ट जो है वो 1000 रुपया 1200 रुपया बस उतना ही जाता है। कूलेंट्स चेंज होते हैं प्रॉबेबली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। आपकी जो मोटर है, मोटर का ऑयल चेंज होगा या उसके कूलेंट्स वगैरह चेंज होते हैं। मेजर उतना ही खर्चा है। जो मेजर चीज़ आपको हर बार एक सर्विस के टाइम पे करवानी चाहिए वो है इसका बैटरी का स्टेटस चेक करवाना चाहिए कि बैटरी का कंडीशन क्या है। अभी मैंने इसको गाड़ी का अब तक की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2500 चली है, बट ये मेरा एक प्रिकॉशनरी हमेशा रहेगा कि जब मैं हर बार सर्विस सेंटर लेके जाऊं तो मैं इसका बैटरी का हेल्थ कैसा है वो एक चेक ज़रूर करवाऊं। और एक चीज़ आपने ज़्यादा सुनी होगी कि आप ईवी गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगा नहीं सकते हो, जो सच्चाई है। क्यों? आप जितना ज़्यादा ईवी गाड़ी को भगाओगे उतना ही ज़्यादा इसकी रेंज कम हो जाती है। बट मुझे ये शॉकिंग नहीं लगता है। ये मेरे साथ पेट्रोल गाड़ी में भी था। अगर पेट्रोल गाड़ी को मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में हाईवे पे रन करता हूँ तो जो मेरा माइलेज था वो डेफिनेटली गिर जाता था। तो सेम चीज़ ईवी के साथ भी है। इसका जो आइडियल रेंज आपको जो इस गाड़ी को चलाना है वो है बिटवीन 50 to 70, और ये आपको सबसे अच्छा रेंज उस स्पीड में आपको डिलीवर करती है। इस गाड़ी को चलाने का एक दूसरी खास बात ये है कि मेरे जो ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत कम घिसते हैं, इसलिए क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो मेरी गाड़ी है वो रीजन में चलती है। तो जो ब्रेकिंग है वो ब्रेक्स के अलावा मोटर के थ्रू ब्रेकिंग्स होती है, जिसके वजह से इसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी लो होता है। जो मेजर मेंटेनेंस है वो है टायर्स का, राइट। और इस गाड़ी में स्पेसिफिकली जो टायर हैं वो भी एक एनर्जी एफिशिएंट ईवी गाड़ी के लिए डिज़ाइन किए हुए टायर्स इस गाड़ी में। अब इसमें ये वाले जो टायर्स हैं ये अपोलो के आते हैं डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट कंपनी से। ये 16 इंचेस के टायर हैं और ये जो है ये स्पेसिफिकली ईवी के लिए बनाए गए टायर्स हैं। यतीश, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे अगर गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में भी बताता हूँ, जो आपको गाड़ी का एक रियलिटी दे देगा कि इस गाड़ी में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या क्या है, जो आप लोगों को एक बायस पर्सपेक्टिव देगा कि आपके लिए ये फीचर्स या फिर ये जो चीज़ें हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्या आप ये गाड़ी इन कंडीशन में आप खरीद सकते हो, या इश्यूज़ के साथ ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव देगा, राइट। सो अगर मैं इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे हैं जो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगते हैं और बहुत सारे हैं जो जिनको मैं सिर्फ निट पिकिंग करूंगा। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर ये हमारा ड्राइवर्स डोर है, यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए टाटा ने ये पुश फंक्शन दिया हुआ है और गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि बाकी गाड़ियों में अलग से एक लॉक की आता है। ये रिस्की इसलिए है क्योंकि अगर छोटे बच्चे बैक सीट में बैठे हैं, गलती से उनने अगर ये खोल दिया तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जनरली मेरे गाड़ी में पीछे के दोनों डोर्स को मैं चाइल्ड लॉक हमेशा रखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी जनरली राइट सीट में बैठती है। तो ये एक चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती है इस गाड़ी की। इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ये गियर सिलेक्टर। ये गियर सिलेक्टर बहुत लैगी है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिचुएशन में हो और आपको रिवर्स लेना है और आगे ड्राइव करना है तो ये गियर सिलेक्टर 90% ऑफ द टाइम एक्यूरेट काम नहीं करेगा। इस गाड़ी में क्लच नहीं आता है क्योंकि ये एक ईवी है, राइट। और इस वजह से इस गाड़ी को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जो अगर आपको मैनुअल चलाने की आदत है तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। आप इसको भले ही 3 घंटे चलाओ, 4 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। अब जो इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये थोड़ा सा लैगी है। मतलब कभी कभी इसमें ग्लिचेस आते हैं, कभी कभी अपने आप चलते चलते जो म्यूज़िक चल रहा है म्यूज़िक चलना बंद हो जाता है। मुझे गाड़ी को ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ता है, तब जाके म्यूज़िक वापस प्ले होना शुरू होता है। इस गाड़ी में
जो हेडलाइट सेटअप है वो एलईडी सेटअप है। इनफैक्ट फॉग लाइट्स जो हैं वो भी एलईडी सेटअप है, तो रात को आपको बहुत अच्छा थ्रो मिलता है। इसका जो लाइट्स है वो बहुत अच्छा है। इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो बहुत छोटा सनरूफ है। अब इस गाड़ी में एक दूसरा फीचर भी आता है सनरूफ के साथ, कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठंडी का मौसम है और मैं खिड़कियाँ खोलना नहीं चाहता वेंटिलेशन के लिए, तो सिर्फ एक बटन को टैप करने से यहाँ से वेंटिलेशन के लिए सनरूफ थोड़ा सा ओपन हो जाता है और सेम बटन टैप के साथ बंद हो जाता है। अब मेरी वाली गाड़ी में मुझे फ्रंक नहीं मिला। जो मुझे टाटा से आंसर मिला था वो है कि 2025 की गाड़ियों में टाटा ने फ्रंक देना बंद कर दिया है। आप शायद एडिशनल इंस्टॉल करवा सकते हो। जब मैं सर्विस सेंटर में पूछा कि मुझे फ्रंक लगवाना है तो उन्होंने बोला कि सर वो पार्ट आना ही बंद हो चुका है, अभी पंच में फ्रंक नहीं लगता। अब ये गाड़ी ने मुझे एक बार क्रिटिकल एरर दिया था। अब आप लोगों को अगर नहीं पता तो क्रिटिकल एरर क्या होता है। क्रिटिकल एरर जब आता है गाड़ी बंद हो जाती है, और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्रिटिकल एरर आया, उसके बाद फिर लिम्प मोड एक्टिवेट हो गया। लिम्प मोड एक्टिवेट मतलब आपकी गाड़ी 50 के ऊपर नहीं जा सकती, और उसके बाद जब मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं सर्विस सेंटर ले गया था इस गाड़ी को दिखाने के लिए, और 90% ऑफ द टाइम मेरे को सर्विस सेंटर ने भी बोला कि सर क्या करना होता है कि जब आपका क्रिटिकल एरर आ जाए तो ये वाला जो माइनस वाला है इसको निकाल के 10 मिनट के लिए साइड में रख दो और फिर लगाने से गाड़ी रीसेट हो जाती है। लेकिन ये मैंने देखा है कि मेजर ऑफ दी टाटा पंच ओनर, नेक्सॉन ओनर, इनको क्रिटिकल एरर आता ही है। एक जो ज़रूरी चीज़ आपको आपके गाड़ी के टूल किट में रखना है वो है 10 नंबर का पाना, जो आपको रास्ते में अगर आप कहीं पे भी अटकते हो, हाईवे पे अटकते हो, वो एक 10 नंबर का पाना आपको बचा सकता है। इस गाड़ी में यहाँ पे एक आपको पुल टैब मिल जाता है। अब जो इसका काम है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से आपका चार्जिंग लिड अगर ओपन नहीं होता है तो आप इसको पुल करके आपका चार्जिंग लिड ओपन कर सकते हो। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि इस गाड़ी में मैंने बाहर से क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाए हैं, तो इस गाड़ी में मैंने सिर्फ ये बाहर से जो डैश कैम आता है, जो सेफ्टी फीचर होता है, मैंने सिर्फ वही लगवाया है। उसके अलावा मैंने इस गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। इसके स्पीकर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। गाड़ी 360 कैमरा के साथ आती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। आप जो एक 20 लाख की गाड़ी से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो सारे फीचर्स मुझे इस गाड़ी में मिलते हैं। अगर हम इसके 360 कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ से वन टच पे 360 कैमरा आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब इस 360 कैमरा में ये 2D व्यू है, जहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कौन से डायरेक्शन का कैमरा देखना है। प्लस अगर मुझे 3D मोड में देखना है तो मैं गाड़ी 3D मोड में देख सकता हूं विद डिफरेंट कैमरा एंगल्स, राइट। प्लस गाड़ी में ये जो है मुझे आगे के दोनों टायर्स दिखा रहा है और ये वाले पीछे के दोनों टायर्स। तो जो आपका जो 3D व्यू है, जो आपको नैरो एरिया से या फिर गलियों से आपको निकलने में मदद करता है, वो बहुत अच्छा फीचर है इस गाड़ी में। इस गाड़ी का जो मेरा सबसे प्यारा फीचर है वो ये है, जो नेविगेशन है वो आप डायरेक्टली आपके ड्राइवर्स डिस्प्ले में लेके आ सकते हो और इसको आप और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो। सो ये जो है, मतलब मैं ये स्क्रीन के अलावा किसी और स्क्रीन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। टाटा क्लेम करती है कि ये एक 5 सीटर कार है, जो बिल्कुल गलत है। ये एक 4 सीटर कार है। पीछे 2 लोगों से ज़्यादा, मतलब 2 अडल्ट और एक बच्चा बैठ सकता है कंफर्टेबली। पीछे 3 अडल्ट बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि ये वाले वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते। जो इस गाड़ी के एक सबसे, इनफैक्ट टाटा पंच ईवी के सबसे अनहैप्पी में जिस चीज़ के बारे में हूँ वो है रेयर सीट के बारे में। ईवी में यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी अवेलेबल नहीं है, जबकि पंच सीएनजी में रेयर एसी ऑप्शन अवेलेबल है। रेयर सीट में बैठने वालों के लिए कोई चार्जिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक पंच का बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट है, जो रेयर पैसेंजर के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है। प्लीज फैस्टन पैसेंजर सीट बेल्ट। ये गाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
पीछे के सीट में कोई भी नहीं बैठा है, और अगर पीछे के सीट बेल्ट में सीट बेल्ट अगर बकल्ड नहीं होंगे तो भी ये मुझे सेफ्टी साइन के थ्रू 1 मिनट तक मुझे ये सायरन सुनाता है। टाटा जितना आपने लिया ना 5000 और ले लेते, दे देते वहाँ पे भी सेंसर्स। ये बहुत इरिटेटिंग है। अगर मैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो गाड़ी चलाने में बहुत ही प्यारी है। स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है, और हाई स्पीड में ये वेट गेन कर लेती है स्टीयरिंग, तो जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपकी गाड़ी की बढ़ा देती है। बट उसी में जब आप हाई स्पीड में गाड़ी को ले जाते हो तो गाड़ी बड़ी बाउंसी हो जाती है। वो जो प्लांटेड वाली फीलिंग आती है कि आपकी गाड़ी रास्ते से चिपकी हुई है, वो आपको इसके साथ नहीं आती। सो इस गाड़ी में TPMS आता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो परसेंटेज मुझे नहीं दिखाता, और वो सिर्फ मुझे लो करके इंडिकेशन दे देता है, और वो टायर में हवा भराने के बाद भी वो TPMS जाता नहीं है, आपको हर बार रीसेट करना पड़ता। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आता, उसके बदले में गाड़ी में पंचर रिपेयर किट दिया गया है। गाड़ी में स्पेयर व्हील रखने की जगह है, टाटा 5000 और ले लेते और स्पेयर व्हील दे देते। मेरा सर्विस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है व्हीकल इन्फो में कि सर्विस रिमाइंडर कि 28 दिनों में मुझे गाड़ी सर्विस में देनी है, जबकि ये गाड़ी 5 दिन पहले सर्विस से आई हुई है। तो सर्विस वालों ने जो अपडेट करना होता है गाड़ी को, वो किया ही नहीं। मेरी गाड़ी का फर्स्ट सर्विस हो चुका है, और अगर मैं पर्सनली टाटा EV सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूं, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि गाड़ी मुझे टाइम पे मिली नहीं, जबकि फर्स्ट सर्विस में कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ गाड़ी को डायग्नोस्टिक्स पे एक बार चेक करके जितने भी फ्लूइड्स हैं उसको रिफिल करके मुझे वापस देना होता है। 3 घंटे का काम होता है, जिसके लिए मेरी गाड़ी को 2 दिन रखा गया। मुझे जो आंसर दिया गया वो था कि हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है। बट सी, ये डीलरशिप का प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे टाटा को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टाटा को ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम गाड़ी तो एक बार ले लेते हैं, लेकिन हमको सर्विस सेंटर हर बार जाना है, और अगर सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो मैं शायद मुझे ये ब्रांड खरीदने का मन नहीं करेगा। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस एक टाटा पंच ओन करने का। अगर आपके पास भी टाटा पंच है, आप प्लीज कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि अगर आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ मेरे टाटा पंच के साथ, या फिर आपके प्रॉब्लम्स मेरे से अलग हैं। और आप में से किसी को अगर EV के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर अ कन्वर्सेशन। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट you to like the video, subscribe my channel, and please do share with the other EV enthusiast who wants to know about such more videos. And thank you so much for watching the video.